दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक नया ड्रामा लेकर आए हैं, जिसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड जांग को देखते हैं, जिसका हस्बैंड यान उसके साथ बेड पर रोमांस कर रहा होता है। और तभी वह आंखें खोलती है और ध्यान से देखती है, तो वह उसका हस्बैंड होता है। जिसके बाद वह थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है और याद करने लगती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी बच्चों के लिए तरसते हुए गुजर रही थी और कैसे उसका हस्बैंड उसको ट्रीट करता था। जिसके बाद प्रेजेंट में वह अपने हस्बैंड को देखकर सोचती है कि एकदम से ये इतना यंग कैसे हो गया है। जिसके बाद वह अपने रूम को ध्यान से देखती है, तो वह वेडिंग वाला रूम होता है। तो वह समझती है कि वह सपना देख रही है। जिसके बाद वह फिर से यान को देखती है, तो वह कहता है कि आज संडे है। और तभी वह एक झटके से काफ़ी बोल्ड तरीके से उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। जिसके बाद दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। जिसके बाद जांग सोकर उठती है तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है और वह बहुत कंफ्यूज होती है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नज़र सामने लगे कैलेंडर पर पड़ती है, तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार 980 चल रहा था। जो देखकर वह सोचती है कि यह कैसे हो सकता है। जिसके बाद वह अपनी आंखें साफ करने लगती है कि शायद उसने कुछ गलत देख लिया है। जिसके बाद वह पूरा रूम देखने जाती है और तभी उसको एहसास होता है कि वह समय में पीछे आ गई है और यह उसकी शादी का दूसरा साल चल रहा है। जिसके बाद वह कल रात के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है, इसका मतलब वह सब कुछ सच है, जो रात में हमारे बीच हुआ सपना नहीं था। ओह नो! अगर मुझे पता होता कि वह यान है तो मैं कभी भी उसके करीब नहीं जाती। आखिर मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि रिबॉर्न होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते थे। जिसके बाद उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने उससे कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी में ही शादी कर लो, और अपने रूम में बहुत सारे लड़कों को खड़ा करके उससे कहा था कि तुम इनमें से जो भी लड़का पसंद है उसे शादी कर सकती हो। जिसके बाद वह यान को चुनती है और उसे ब्लश करते हुए कहती है, चलो बेबी करें, क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद थे। लेकिन शादी को इतने टाइम बाद भी उनका बच्चा नहीं हो रहा था और जैंग डॉक्टर्स की दवाइयाँ खा खा कर थक चुकी थी। तभी एक दिन यान उसके पास आता है और कहता है कि ये दवाइयाँ खाना बंद कर दो। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये मेरी गलती है। तो वह सोचती है कि ओह, तो मतलब अब मेरे नसीब में बच्चे नहीं हैं। लेकिन उसके बाद यान उससे बहुत दूर हो जाता है और वह मन में सोचती है कि ये तो समझ आता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन उसने मुझसे इंटीमेट होना भी छोड़ दिया है। क्या वह मुझसे इतनी नफरत करता है? जिसके बाद उसको पता चलता है कि यान ने उससे झूठ बोला था कि वो बाप नहीं बन सकता। जिसके बाद वह सोचती है कि क्या वह मुझसे इतनी नफरत करता है कि वो मुझसे बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहता। वापस प्रेजेंट में जांग मन में कहती है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मैंने। अब नहीं, गॉड ने मुझे दूसरा चांस दिया है तो अब मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। और सोचती है कि बहुत लुटा दिया मैंने अपना प्यार इस फालतू आदमी पर, अब और नहीं, अब मैं अपना प्यार वेस्ट नहीं करूंगी ऐसे इंसान पर जो हमेशा मुझे इग्नोर ही करता रहा था। और सोचती है कि मैं वो गलती नहीं करूंगी। अब जो पहले की थी मैं इस लाइफ में जल्दी ही इससे डिवोर्स ले लूंगी, बल्कि आज ही ले लूंगी। और तभी उसको रात का सीन याद आता है, तो वह सोचती है कि कोई बात नहीं, रात को जो भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन इस बार मैं अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दूंगी। और रूम से बाहर निकलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने ही वह खड़ा होता है जो बहुत हैंडसम लग रहा था। और जांग तो उसको देखती ही रह जाती है, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करती है। तभी यान उसके माथे पर हाथ लगाता है तो वह पीछे हो जाती है। तो वह उससे कहता है कि रात को तुम्हें बुखार था, अब कैसी तबीयत है। लेकिन उसका मूड तो खराब होता है और वह सोचती है कि पहले तो कभी इसने मेरी इतनी फिक्र नहीं की, तो अब क्यों कर रहा है। और उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वह उसकी गर्दन पर देखती है जहाँ लव बाइट्स के निशान थे, तो वह सोचती है, ओ गॉड, क्या ये मैंने किया है। और उसको खुद से ही शर्म आने लगती है। इधर यन उसकी इतनी केयर कर रहा होता है, जो देखकर वह शॉक्ड हो जाती है और मन में सोचती है कि मैं आज ही इससे डिवोर्स ले लूंगी। अब मैं फ्यूचर में इसके इग्नोर करने का वेट नहीं करूंगी। और उससे कहती है कि मुझे कुछ कहना है। लेकिन तभी यन उससे कहता है कि आज ग्रैंडपा ने डिनर रखा है और हमें वहां जाना है। तो वह सोचती है कि मुझे अभी डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए, पहले ग्रैंडपा से बात करनी चाहिए, शायद वह मुझे सपोर्ट करें। और चुप हो जाती है। तभी यान कहता है, तुम कुछ कह रही थी। तो वह कहती है, नहीं, कुछ खास नहीं। तो वह उससे कहता है कि मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा और फिर हम दोनों साथ में चलेंगे।
तो वह सोचती है कि पहले तो कभी यह मुझे साथ नहीं लेकर जाता था, मैं हमेशा से यह चाहती थी, लेकिन इसने हमेशा मुझे इग्नोर किया, और अब देखो नाटक। जिसके बाद वह उससे कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन वह कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, ना इसलिए साथ में चलेंगे। मुझे पता है आजकल मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पाता, वर्कलोड की वजह से, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे हक करता है। लेकिन जांग को तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी वह उसे ड्रॉर से निकालकर ग्रैंडपा के लिए एक गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम ये पैसे भी रख लो और एक और गिफ्ट ले लेना अपनी पसंद से। तो वह कहती है नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और उसे पैसे वापस कर देती है। जिसके बाद वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिसके बाद वो सोचने लग जाती है कि मैं ग्रैंडपा को क्या गिफ्ट दूं। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मैं देखूं तो सही, यान ने ग्रैंडपा के लिए क्या गिफ्ट लिया है। और वो बॉक्स खोल के देखती है तो एकदम उसकी आंखों में लाइट टाइप कुछ आ जाता है, और वो घर की बाकी चीज़ों को देखने लग जाती है जो एंटीक्स उसके घर में थे। उन सब से लाइट निकल रही थी। तो वो कहती है ये क्या हो रहा है, घर की सब चीज़ों से लाइट क्यों निकल रही है। जिसके बाद उसको एहसास होता है कि जो चीज़ें कीमती हैं सिर्फ उन्हीं में से ही लाइट निकल रही है। और वो सोचती है कि ये सब तो मेरे ग्रैंडपा ने ही मेरी शादी पर मुझे दिए थे, और ये सब बहुत एक्सपेंसिव थे। तभी वो सोचती है कि इसका मतलब मेरे अंदर शक्ति आ गई है कि मैं खजाने की पहचान कर सकती हूँ, और बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब इससे तो मैं बहुत पैसे कमा सकती हूँ। जिसके बाद वो कहती है क्यों ना बाहर जाकर अपनी इस शक्ति को आजमाया जाए। जिसके बाद वो अपने सेविंग बॉक्स से कुछ पैसे निकालती है और मन में सोचती है कि भले ही यान मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन वो हर महीने मुझे मेरी पॉकेट मनी जिम्मेदारी समझ कर देता है, और इसी वजह से मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं। जिसके बाद वो उनमें से आधे पैसे निकालती है और कहती है, और मन में सोचती है कि उम्मीद है मुझे बाजार में कुछ अच्छा मिल जाए। जिसके बाद वो रैंडम मार्केट जाती है जहां बहुत सारा सामान बेचा जा रहा होता है, और बहुत से एंटीक पॉट्स लोग हाथों हाथ खरीद रहे होते हैं। और तभी जांग उन पॉट्स को देखकर सोचती है कि ये सिर्फ बाहर से दिखने में सुंदर है, वरना ये दुकानदार सबको छूना लगा रहा है बस। जिसके बाद वो वहां रखे सामान को देखने लग जाती है, और तभी उसकी नज़र एक ऑर्डिनरी सी दिखने वाली बार पर पड़ती है जिसमें से लाइट निकल रही थी। तो वो उस बार को उठा लेती है और शॉपकीपर से कहती है कि मैं ये खरीदना चाहती हूँ। तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तुमने क्या उठा लिया, ये तो मैंने बस चादर की साइड पर रखा हुआ है ताकि वो उड़ न जाए। तुम ये छोड़ दो लड़की, ये बिल्कुल फालतू है। तो वो कहती है, नहीं मुझे यही चाहिए। तभी वहां बैठे हुए लोग भी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये आयरन और कॉपर का एक टुकड़ा इस पागल लड़की को इतना कीमती क्यों लग रहा है एकदम से। तो वो कहती है, मैंने कहा ना, मुझे यही चाहिए है। तभी शॉपकीपर कहता है, ओके सिस्टर, तुम इतनी जिद कर रही हो तो ले लो, लेकिन मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम मुझे इसका सिर्फ 5 बक्स दे दो, क्योंकि ये एक फालतू टुकड़ा है। जिसके बाद वो उसको 5 बक्स दे देती है और वो पीस लेकर खुशी खुशी वहां से जाने लगती है। तभी एक आदमी उसके हाथ में वो पीस देखकर उसको रोकता है और कहता है, क्या तुम ये बेचना चाहती हो। वो कहती है नहीं। तो वो उसको पीछे से आवाज़ मारता है और कहता है कि उसके बदले में तुम्हें 50 बक्स दूंगा। जिस पर वो थोड़ी देर तो सोचती है, लेकिन फिर कहती है नहीं, मुझे नहीं बेचना, और वहां से चली जाती है। जबकि वो आदमी उसको रोकता रह जाता है, लेकिन जांग वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो कहता है, ओ शिट यार, मैंने तो उस लड़की से उसका नाम भी नहीं पूछा। इधर जांग एक शॉप पर वो पीस लेकर आती है, तो वो लड़का जो शॉप पर बैठा होता है उससे बहुत बदतमीजी करता है। जांग कहती है, मैंने ये पीस बेचना है। तो वो कहता है, ये यूजलेस टुकड़ा तुम्हें कोई जादू लग रहा है, जो तुम इसे बेचने आई हो इसका कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ से टाइम वेस्ट मत करो मेरा। तो वो कहती है कि तुम एक बार मालिक को तो बुलाओ, वो एक बार इस पीस को चेक कर लें। तो वो उसको बहुत बदतमीजी से वहां से जाने को कहता है। जिसका शोर सुनकर मालिक बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या शोर मचा के रखा हुआ है। तो जांग कहती है कि मैं सिर्फ ये पीस बेचना चाहती हूँ और ये आपका वर्कर बदतमीजी कर रहा है। तो वो कहता है कि दिखाओ, और चेक करता है और कहता है कि ये तो एक ऑर्डिनरी सा कॉपर और आयरन का पीस लग रहा है, इसमें कौन सी खास बात है। तो जैंग सोचती है कि क्या मेरी शक्ति सही नहीं। तभी जैंग उसको कहती है कि आप प्लीज़ एक बार अच्छे से चेक करें। तो वो अच्छे से चेक करता है और कहता है, क्या है इसमें, सिर्फ कॉपर। और तभी उसको कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और कहता है, आप खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए ना। और ये तो बहुत कीमती है,
मेरी सोच से भी ज्यादा। आपको ये कहाँ से मिला? और उस लड़के से कहता है, जाओ चाय लेकर आओ। मैडम के लिए तो वो लड़का जल्दी जल्दी में गिर ही जाता है और वो मालिक जांग से कहता है कि आप बताइए कितने में बेचेंगी? सैंडर नहीं नहीं 200। तभी जांग कहती है, नहीं मुझे चाय वगैरह नहीं चाहिए, एक्चुअली मैंने अपना दिल बदल लिया है, अब मैं इसे बेचना नहीं चाहती, तो प्लीज आप रहने दें। और वहां से जाने लगती है। तब वो फिर से आवाज मारता है और कहता है कि मैं पूरे 500 दूंगा तुम्हें। इसके जो सुनकर जांग खुश हो जाती है और उसको याद आता है कि मार्केट में उसको $50 की ऑफर आई थी, जिसमें उसको फायदा तो था लेकिन इतना नहीं। लेकिन अब जो उसने डील की थी उसमें उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, जिसके लिए वो बहुत खुश थी। और वहां से आने लगती है पैसे लेकर। तभी उसकी नज़र एक रिंग पर पड़ती है जो बहुत चमक रही थी। तो वो कहती है कि ये रिंग मुझे चाहिए है। तो वो शॉपकीपर कहता है, ये एक कस्टमर की है, वैसे तो ये रेप्लिका है, लेकिन अगर तुम लेना चाहती हो तो ले लो, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये सिर्फ तुम्हें $50 में मिल जाएगी। जिसके बाद जांग वो रिंग खरीद लेती है और दोनों गिफ्ट्स लेकर ग्रैंडपा के घर जाती है, जहाँ एक लेडी उसको वेलकम करती है और उससे आकर मिलती हैं और कहती हैं कि ओ मेरी बच्ची, तुम कितने दिनों बाद आई हो यहाँ पर, कैसी हो तुम्हें पता है ग्रैंडपा सुबह से सिर्फ तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो जांग उसको देखकर सोचती है कि पहले मैं यही समझती थी कि मेरी स्टेप मॉम मेरे साथ बहुत अच्छी है और इनसे अच्छी मॉम तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये तो मेरी वेल विशर हैं ही नहीं, ये तो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी यान से शादी हो, और इन्होंने अपनी एक नीस को यान के पीछे लगा दिया था, जिसकी वजह से वो मुझे इग्नोर करने लग गया था। और अब मैं इनकी इस मीठी मीठी बातों में कभी भी नहीं आऊंगी। जिसके बाद उसकी स्टेप मदर कहती हैं, क्या हुआ है, तुम अकेली क्यों आई हो? तो वो उनको जवाब देने के बजाय कहती है, मुझे ग्रैंडपा से मिलना है। तो वो उसको बताती हैं कि हाँ ग्रैंडपा स्टडी में है। जिसके बाद जांग वहाँ से सीधा स्टडी में चली जाती है और पीछे से उसकी मॉम कहती है, अरे बड़ी ज़्यादा अमीर बनने का नाटक कर रही है। तो वो कहती है, ग्रैंडपा मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन आपको नहीं, आपसे तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी तो मेरी फैमिली है, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें, अच्छे से खाया पिया करें, मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। तो वो कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, और वैसे भी जब तक मैं अपने ग्रैंडसन का चेहरा नहीं देख लेता, मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ भी हो, और मैं बहुत सारा ख्याल रखता हूँ। तो जांग स्माइल करने लग जाती है और मन में कहती है, इसीलिए ही मैं बच्चा चाहती थी। एक वजह तो ये थी कि मैं चाहती थी कि हमारी फैमिली बने, और दूसरी वजह ये थी कि मैं अपने प्यारे ग्रैंडपा की विश पूरी करना चाहती थी। लेकिन यान ने कभी मेरा साथ नहीं दिया और न ही उसको इस बात का ख्याल था। तभी वहां पर याओ याओ आ जाती है, जो जांग की स्टेप मदर की भांजी थी, और आकर जांग को हेलो कहती है। तो जांग उसको देखकर सोचती है, आ गई चुड़ैल, ये हमेशा हर जगह मुझे बुली करने पहुंच ही जाती है, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी याओ याओ कहती है, क्या बात है, तुम अकेली ही आई हो या नहीं दिख रहा तुम्हारे साथ? तो वो कहती है, मैं अपने ग्रैंडपा को देखने आई हूँ, या आई या नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो बिजी था। तो वो स्माइल करने लगती है और कहती है, मुझे पता चला आज तुम एंटीक मार्केट में घूम रही थी, कहीं तुमने ब्रदर इन लॉ की सारी कमाई उड़ा तो नहीं दी, और जिससे वो तुमसे नाराज हो गए होंगे और इसी वजह से तुम्हारे साथ आए नहीं होंगे। तो वो कहती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम फालतू मत बोलो प्लीज। जिसके बाद वो कहती है, वैसे तुम्हें एंटीक्स की कोई पहचान तो है नहीं, तो कचरा ही उठा के लाई होगी तुम, वैसे भी तुम कहाँ कुछ महंगा अफोर्ड कर सकती हो। तो जैंग कहती है, तो पहली बात मैंने जो भी लिया है उसके लिए पे किया है, दूसरी बात अगर मैं कचरा भी लाई हूँ तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं लाई, और तीसरी बात मैं यहाँ अपने ग्रैंडपा से मिलने आई हूँ, तो प्लीज़ तुम तंग मत करो बीच में, और मेरी वेडिंग लाइफ कैसे चल रही है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी याओ याओ कहती है, सच तो ये है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे नफरत करने लग गया है, तभी वो कहीं भी तुम्हारे साथ जाता ही नहीं है। तभी ग्रैंडपा उसको डांटते हैं और कहते हैं, याओ याओ, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे सामने इतनी बदतमीजी कर रही हो? तो वो कहती है, तो सच ही बोल रही हूँ मैं तो। और तभी वहाँ जंग की स्टेप मॉम आ जाती हैं और कहती हैं, चलें आप सब लोग बाहर चलें, खाना सर्व करने वाली हूँ मैं। तो वो सब लोग बाहर जाने लगते हैं। जिसके बाद जंग सोचती है कि क्या सच में ऐसा ही है, ज़रूर वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, तभी तो वो मेरे साथ कहीं भी नहीं जाता। इधर यान जल्दी से ऑफिस से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसके पीछे आता है और उसको कहता है, सर आप घर नहीं जा सकते क्योंकि एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई है और आपको वो अटेंड करनी ही होगी। जिसके बाद उसको अपनी कही हुई बात याद आती है कि उसने जांग से कहा था, हम शाम को साथ में जाएंगे। जिसके बाद वो फिर से ऑफिस के अंदर चला जाता है।
इधर जांग ग्रैंडपा को लेकर बाहर आती है तो सब गेस्ट्स ग्रैंडपा से मिलते हैं और तभी जांग सोचती है कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वो अब तक नहीं आया, क्या आज वो आएगा ही नहीं। और तभी उसकी मदर इन लॉ यानी यान की मॉम उसको साइड में लेकर जाती हैं और कहती हैं कि वो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है। तो जांग मन में सोचती है, एज़ यूजुअल उसके बहाने शुरू, मुझे पता ही था कि वो नहीं आएगा, मैं भी पागल हूँ, फिर भी उसका वेट कर रही थी जबकि मैं जानती भी हूँ कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और तभी याओ याओ उन दोनों के पास आती है और कहती है, क्या बात है, आप दोनों कोने में जाकर क्या बातें कर रही हैं। तो यन की मॉम कहती हैं, कुछ खास नहीं, तुम बताओ बेटा, तुम कैसी हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो। तो याओ याओ कहती है, ओ थैंक यू आंटी, और फिर से जांग की इंसल्ट करने लग जाती है और कहती है, काश कि यान की वाइफ भी इतनी ही सुंदर होती, लेकिन खैर हर किसी की इतनी अच्छी किस्मत थोड़ी होती है कि उसको सुंदर वाइफ और उसका प्यार मिल जाए। किसी की किस्मत में तो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है जैसे यान की किस्मत में है। हाँ, जैंग बहुत लकी है जो उसको इतनी आसानी से ऐसा हस्बैंड मिल गया। तभी जैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मारती है और कहती है, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, तुम हमेशा एडी ही बकवास करती हो, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि तुम अपनी लाइन क्रॉस करो। यामा कहती है, वो तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे मारा, मैंने गलत क्या कहा, उसकी शादी मुझसे होने वाली थी, तुम लकी थी जो उसने तुम्हें फोर्सफुली चूज कर लिया। जिसके बाद जांग उसको दो चार थप्पड़ और मारती है और कहती है, ठीक है, मैं आज ही यन से डिवोर्स ले लेती हूँ और तुम कर लेना उससे शादी, लेकिन अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कोई हक नहीं मेरी इंसल्ट करने का। हमारी फैमिली लॉयल्टी के लिए जानी जाती है। मैं तो हैरान हूँ तुम्हारे जैसी धोखेबाज और बदतमीज लड़की यहाँ कैसे आ गई। तभी सब लोग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है। तो यो यो रोने लग जाती है और तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है, जंग तुम पागल हो गई हो, तुमने क्यों मारा इसको। और तभी ग्रैंडपा भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हो गया है, क्यों तुम लोग लड़ रहे हो। और जंग से कहते हैं, तुमने क्यों मारा इसको। जंग कहती है, ये अपनी लाइन क्रॉस कर रही है, ये चाहती है कि मैं यान से डिवोर्स ले लूं ताकि ये उससे शादी कर सके। तो ग्रैंडपा शॉक्ड होकर याओ याओ से कहते हैं, क्या जंग सच बोल रही है। तो वो कहती है, हाँ ये सच ही तो है, यान ने आपके प्रेशर में आकर जंग से शादी की है, वो मुझसे प्यार करता है तो जंग से शादी क्यों करता, उसके दिल में सिर्फ मैं थी। तभी ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है, इतना कि उनके हाथ कांपने लग जाते हैं और वो कहते हैं, माफ़ी मांगो अभी के अभी जंग से, वो भी घुटनों के बल। यामा कहती है, मैं नहीं मांगूंगी। तो वो कहते हैं, तुम्हें मांगनी पड़ेगी, मुझे शर्म आती है कि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग करती हो। और उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। जो सुनकर याओ और उसकी मॉम दोनों ही शॉक हो जाती हैं और फौरन माफ़ी मांगने लगती हैं और कहती हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। उसकी मॉम कहती है, ये बच्ची है, माफ़ कर दो इसको। लेकिन जांग कहती है, मुझे इस अपोलोजाइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सब लोग ग्रैंडपा को कंसोल करने लग रहे हैं और कहते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन है, तो प्लीज़ आप गुस्सा छोड़कर अपना मूड और तबीयत खराब मत करें। तभी जांग वहाँ से जाने लगती है तो ग्रैंडपा उसको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। और मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ जांग ही हमारी फैमिली की इकलौती बहू है। तो जांग कहती है, लेकिन अगर याओ याओ चाहती है तो मैं डिवोर्स ले लेती हूँ। तो ग्रैंडपा उसको डांटने लग जाते हैं और कहते हैं, अब दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से डिवोर्स शब्द नहीं सुनूंगा। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है। और तभी उसको याद आता है कि भविष्य में यान उसको धोखा जरूर देगा, तो वो मन में कहती है कि डिवोर्स तो मैं ज़रूर लूँगी इस आदमी से। इधर हम यान को देखते हैं जिसकी वर्कलॉड से हालत ख़राब हो जाती है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी उसके वर्कर्स में से एक देखकर कहता है कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज़ चलें जाए, बाकी काम हम संभाल लेंगे, आप घर जाकर रेस्ट करें। तो वो कहता है, नहीं रेस्ट नहीं, मुझे अपने फैमिली फंक्शन में जाना है, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो आपस में बात करने लग जाते हैं कि सर अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं ना, सर बहुत अच्छे आदमी हैं। इधर जांग की बहन उसके पास आती है और कहती है कि मैंने सुना कि तुमने याओ याओ को मारा। तो जांग उसको कहती है, पागल चुप रहो, कोई सुन लेगा। तो वो बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, काश कि मैं ये ड्रामा देखने के लिए वहाँ पर होती। तभी कोई अंदर आता है और कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। तभी जांग को लगता है कि यान आ गया है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये वही आदमी था जिसने एंटीक मार्केट में 50 बक्स में 20 पीस खरीदने की बात की थी। और तभी ग्रैंडपा सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और कहते हैं,
इनसे मिलो, ये जो हैं और इनका एंटीक का ही काम है और इनके पास ऐसा टैलेंट है कि ये एंटीक को हाथ में पकड़कर ही बता देते हैं कि ये कितने पुराने और कीमती हैं। तभी जो ग्रैंडपा को कहता है कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ और सबको दिखाता है। जांग उस गिफ्ट को देखती है तो उसमें से भी वैसे ही लाइट निकल रही थी जैसे यान के दिए हुए गिफ्ट में से, जो देखकर सब लोग जो की तारीफ करने लग जाते हैं। तभी जांग कहती है मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ ग्रैंडपा, मैं आपको दिखाना भूल गई। और तभी वो यान का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है और कहती है ये यान ने आपके लिए दिया है। ग्रैंडपा खुश होते हैं और उसको थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद वो अपना दिया हुआ गिफ्ट खोलती है जो दिखने में बहुत ही ऑर्डिनरी सा लग रहा था, लेकिन ग्रैंडपा उसको देखकर भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मेरी बेटी मुझे जो भी देती है वो हमेशा मेरे दिल के बहुत पास होता है, थैंक यू बेटा। लेकिन इधर भी याओ याओ को चैन नहीं मिलता और वो कहती है कि मुझे तो लगता है ये कुछ भी कचरा उठा के ले आई है और आज तो हमारे साथ मिस्टर जो हैं, तो क्यों ना आप जांग की दी हुई ये रिंग चेक करवा लें। तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करके उसको चुप रहने को कहते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती। तो वो कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, आप चेक करवा लें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रिंग जो को देते हैं जो उसको चेक करने लगता है और एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है, ये हज़ारों साल पुरानी है और इसको जंग में भी यूज़ किया गया था। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि ये मुझे क्यों नहीं मिली। और ये सुनकर याओ याओ और उसकी मॉम का तो मुंह बन जाता है और वो कहती हैं अच्छा, दिखने में तो आम सी लग रही है ये रिंग। तो वो कहता है ये आम बिल्कुल नहीं है और जांग को कहता है प्लीज़ ये मुझे दे दो। जांग कहती है नहीं, ये मेरे ग्रैंडपा का गिफ्ट है, सॉरी मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। जिसके बाद जांग सोचती है कि वाओ ये तो बहुत अच्छी शक्ति है, मैं लू से डिवोर्स के बाद आराम से अपनी एंटीक शॉप खोल सकती हूँ। इधर यान ग्रैंडपा के घर पहुंचता है। तभी उसकी नज़र जांग और उसकी बहन पर पड़ती है जो दोनों जो से बातें कर रही थी। जांग उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी जबकि जांग की बहन जो में इंटरेस्ट ले रही थी और यान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इधर जांग की बहन टंग टंग जो को कहती है कि आप बहुत हैंडसम हैं और साथ में टैलेंटेड भी। तो वो जेंग को कहता है कि टैलेंटेड तो आप भी बहुत हैं, मार्केट में आपको देखकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद आपने गलती से वो पीस उठा लिया है, लेकिन अब मैं शॉक्ड हूँ, आपको तो पहचान है कीमती चीज़ों की। और कहता है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए, चलिए मैं आप दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ आपके घर। तो वो कहती है नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम चले जाएंगे। लेकिन तभी टांग टांग कहती है नहीं चलते हैं ना, मैं पैसेंजर सीट पर बैठ जाऊंगी ना। तो जांग कहती है ठीक है। और तभी यान अपनी कार की लाइट ऑन करता है जो उनकी आंखों में पड़ती है और जो को कहता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जांग का हस्बैंड हूँ और मैं इसको घर ले जाऊंगा, तो आप प्लीज़ परेशान मत हो। और जांग को पकड़कर अपने साथ लगा लेता है। जिसके बाद जो कहता है ठीक है, फिर मैं भी घर जाता हूँ, बहुत लेट हो गया है, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टैंग टैंग भी कहती है मैं मॉम के साथ ही घर चली जाऊंगी, आप दोनों जाओ, और वहाँ से चली जाती है। जांग कार की बैक सीट पर बैठ जाती है तो यान समझ जाता है कि वो उससे नाराज़ है, इसलिए वो उसको कुछ नहीं कहता और कार ड्राइव करने लग जाता है। तभी जांग सोचती है कि मुझे कुछ भी करके डिवोर्स की बात तो करनी ही होगी, और कुछ बोलने लगती है। तभी यान भी बोलने लगता है। तो जांग कहती है ओके, पहले तुम बोलो। तो वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो क्योंकि मैं टाइम पे नहीं आ पाया, आज काम बहुत था। तो वो कहती है नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो जो मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, वरना ऐसी ज़बरदस्ती की शादी को कौन निभाता है। लेकिन फिर भी तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, मैं तो ब्लेस्ड हो गई तुमसे शादी करके। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं किसी की अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, तुम्हें आज़ाद करना चाहती हूँ ताकि तुम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी सको। तो वो कार रोक के शॉक्ड होकर उसको देखता है और कहता है क्या मतलब। तो वो कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जिस पर यान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको यकीन ही नहीं आता कि जंग ने क्या कहा है, क्योंकि वो ये बात तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो कार से उतरकर बैक सीट पर आता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुम ये कह भी कैसे सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं अपने होश में ये बात कह रही हूँ कि मैं किसी महान हस्ती के साथ और नहीं रह सकती मैं। जिसके बाद वो उसका हाथ जोर से पकड़ता है तो वो अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वो कहता है सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, और उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जांग तो सुन ही नहीं रही थी। जिसके बाद वो फिर से दूर आकर सिगरेट जलाने लगता है और वो इतना गुस्से में था कि उससे सिगरेट भी नहीं जल रही थी। जिसके बाद वो सिगरेट पीने लगता है, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था, तो वो सिगरेट को वहीं फेंक देता है और फिर वापस कार में आता है और जांग को कहता है कि सच सच बताओ, ये सब तुम जो के लिए कर रही हो। तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता,
मैंने रीज़न बताया तो है तुम्हें कि मैं डिवोर्स इसलिए चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम अच्छे हो लेकिन मेरे लिए नहीं। तो वो कहता है कि अगर मैं अच्छा हूँ तो तुम मुझसे डिवोर्स क्यों ले रही हो? मैं जानता हूँ गलती मेरी ही है। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेट हो गई हो और ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन यकीन करो, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करने की। प्लीज़ तुम थोड़ा कूल ऑपरेट करो। मैंने कभी भी तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में नहीं सोचा और ना ही सोच सकता हूँ। तो जंग कहती है, मुझे तुमसे अब कोई फीलिंग्स नहीं आती। तो वो उसको बोलता है, तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं आती? तो जो रात को हुआ वो सब क्या था? तो जंग को याद आने लगता है और वो ब्लश करने लगती है। और तभी वो उसको कहती है कि हाँ, तो मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। मैंने ट्राई किया कि मैं तुमसे सेटिस्फाइड हो सकूं, लेकिन नहीं। मुझे एहसास हो गया कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहता है, क्या मतलब तुम सेटिस्फाई नहीं हो? तो वो कहती है नहीं, और मन में कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, बस क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा हुआ है। तो यन कहता है, मैं प्रैक्टिस कर करके ठीक हो जाऊंगा, मुझे टाइम दो। तो वो कहती है नहीं, तुम अब वैसे जवान नहीं हो जैसे आजकल के लड़के होते हैं, और वैसे भी तुम मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हो, तो तुम मुझे सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। मैं सिर्फ 19 साल की हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम अलग हो जाएं। तो वो कहता है, तुम डिवोर्स चाहती हो? तुमने डिवोर्स के बाद की मुश्किलों के बारे में सोचा भी है क्या? तो वो कहती है, हाँ सोचा है। डिवोर्स के बाद एक लड़की का अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, और सब लोग उसे ताने देते हैं, तंग करते हैं। कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कर लूंगी मैनेज, तुम फिक्र मत करो। तो वो कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं हमारी बात कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे बिना और मैं तुम्हारे बिना रह पाएंगे? और हमारी फैमिलीज का क्या? लेकिन जांग उसकी किसी बात में नहीं आती और कहती है, मुझे बस डिवोर्स ही चाहिए। ये कहता है, मुझे एक चांस दो, बस मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जांग तो उसकी सुनती ही नहीं है। तभी उसे याद आता है कि आज जांग जो के साथ कितनी खुश थी, और यहाँ उसके दिल में जांग और जो के खिलाफ शक पैदा हो जाता है। वो उसको कहता है, क्या तुम सिर्फ इसलिए डिवोर्स चाहती हो क्योंकि तुम सेटिस्फाई नहीं हो? तो वो कहती है, हाँ, तो और कितनी बार बताऊं? तो वो कहता है, चलो फिर आज रात एक बार फिर ट्राई करते हैं। जो सुनकर वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो ये बात ऐसे ही बोल दी थी बस। और कहती है, बार बार ट्राई करने की क्या ज़रूरत है? मुझे पता है हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो उसको कहता है, चलो घर चलें। जंग कहती है, पहले मुझे जवाब दो डिवोर्स का, मैं मजाक नहीं कर रही। तो वो कहता है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें डिवोर्स, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बात सुन लो कान खोल कर। तो वो कहती है, लेकिन मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो वो कहता है, मैं खुद को चेंज कर लूंगा। जंग कहती है, अगर नहीं किया तो मैं डिवोर्स ही लूंगी। वो कहता है, ठीक है। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, और घर आकर जंग अपने रूम में बाल बना रही होती है। तभी यान आता है और उसके सामने कपड़े चेंज करने लगता है, जो देखकर वो नर्वस और ब्लश दोनों करने लगती है। और मन में कहती है कि मैंने तो ऐसे ही इसको कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। सच तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट है। जिसके बाद वो बेड पर उसके साथ रोमांस करने लगता है। तो जांग सोचती है कि इसने वो बात ज़्यादा ही सीरियस ले ली है। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँगी? तभी वो उसकी तरफ फेस करके कुछ कहने ही वाली होती है कि वो उसको कहता है, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, रिलैक्स। जिसके बाद वो सुबह उठकर जॉगिंग पर जाता है। तभी उसे टैंग टैंग दिखती है और कहती है, अरे वाह भाई, आप इतने दिनों बाद सुबह सुबह दिखे हैं। नहीं तो शादी के बाद तो आपने जॉगिंग और एक्सरसाइज छोड़ ही दी थी। जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी टंग टंग जाने लगती है, तो वो उसको रोकता है और कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हें जो कैसा लगता है? और टंग टंग तो जो पर पहले ही फ्लैट थी। जो का नाम आते ही वो एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और उसकी बॉडी, ओ गॉड, और उससे भी ज़्यादा अच्छा। आपको पता है वो लड़कियों से कितना पोलाइट है। और ये सुनकर यन और भी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है और कहता है, मुझे बताओ, क्या मैं जो के सामने बूढ़ा लगता हूँ? तो टंग टंग कहती है, जो तो आपसे छोटा ही है। तो वो कहता है, क्या? किस पर वो कहती है, अरे मेरा मतलब ये नहीं कि आप बूढ़े हैं, आप बस थोड़े से बड़े होंगे उससे। और कहती है कि आप तो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देते। कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए? कल भी मैंने जांग के साथ ही टाइम स्पेंड किया, और आपको पता है कल वहाँ क्या हुआ? उस याओ याओ ने जांग को कितना तंग किया। तो वो शॉक्ड होकर पूछता है, क्या मतलब, क्या किया याओ याओ ने? तो वो कहती है, उसने बहुत कुछ बोला, और उसकी और जैंग की लड़ाई भी हो गई थी। उसने कहा कि आपको फोर्स किया गया था जंग से शादी करने के लिए। जंग को अब आपसे डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो यन सोचता है, ओह, तो ये वजह थी जो जंग ने एकदम मुझसे डिवोर्स मांग लिया। उस लड़की की इतनी हिम्मत। जिसके बाद वो घर भागता है और घर आकर किसी को कॉल करता है। इधर जांग खाना खाने बैठती है, तो यन की माँ एक दवाई उसको पीने को कहती है, और कहती हैं कि ये एक चाइनीज़ दवाई है और इससे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी।
जिसके बाद जांग अभी सोच ही रही थी कि उनको कैसे मना करे कि वो ये दवाई नहीं पी सकती। तभी उसके पीछे से यान आ जाता है और कहता है कि मॉम, जांग की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको ये दवाई मत दें प्लीज़। और ये सुनकर तो जांग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने कभी भी आज से पहले यान को अपने लिए स्टैंड लेते नहीं देखा था। जिसके बाद वो मेड को कहता है कि जाओ और ये दवाई ले जाओ। और ये सब देखकर यान की माँ का मूड खराब हो जाता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती। रूम में आकर जांग यान से पूछती है कि तुमने वो दवाई पीने से मना क्यों किया मुझे। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और चाइनीज टॉनिक बहुत पावरफुल होते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। जिस पर वो मन में कहती है कि आज से पहले तो इसने मेरी कभी इतनी फिक्र नहीं की। जिसके बाद जांग कहती है कि मुझे अभी अपनी एक दोस्त से मिलने जाना है। तो यन कहता है कौन सी दोस्त। तो वो कहती है कि है मेरी एक दोस्त, मेरे विलेज से आई है, और वो और मैं मिलकर एंटीक्स की शॉप खोलने वाले हैं। तो यान कुछ पूछने लगता है, तभी वो दरवाज़ा बंद करके रूडली वहाँ से निकल जाती है। तो यान सोचता है इसको क्या हो गया है, ये इतनी चेंज कैसे हो गई है। आज से पहले कभी भी जांग ने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। इधर जांग अपनी दोस्त के पास आती है, उससे मिलने लगती है, और दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी जांग अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या हुआ है, तुम ये स्टोर क्यों बेच रही हो। तो वो कहती है ये स्टोर बहुत छोटा है और चलता भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर महीने इसका रेंट मुझे अपने पास से देना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे बेच दूं। हर महीने जो नुकसान है उससे तो जान छूट जाए। और जेंग से पूछने लगती है कि तुम बताओ, तुम्हें अचानक एंटीक्स में इंटरेस्ट कैसे हो गया, क्या यान तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहा। तो वो कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। फिर कहती है कि मुझे बताओ तुम ये स्टोर कितने में बेचोगी, 2000 में। तो उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये स्टोर इतनी वर्थ में सेल हो सकता है। थैंक यू सो मच यार, तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल लिया। और तभी जांग पूरी शॉप को देखती है, लेकिन उसमें कुछ भी कीमती नहीं था। तो वो सोचती है कि मैं इस स्टोर को चलाकर दिखाऊंगी, और अपनी दोस्त से सामान समेटकर पूरा स्टोर खरीद लेती है। जिसके बाद वो बुक्स पढ़ते पढ़ते बाहर आती है रोड पर। तो उसके सामने एक कार रुकती है, जिसमें से यान बाहर आता है और उसको अपना कोट पहनाकर बोलता है, तुम ऐसे क्यों फिर रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। और उससे बुक्स भी लेकर लेता है और उसको कार में बिठाता है। जबकि जांग तो इस बात पर हैरान थी कि वो उसकी इतनी केयर कर रहा है। और कार में बैठने के बाद यन का असिस्टेंट जांग को हेलो कहता है, तो वो भी स्माइल करके अच्छे से हेलो कहती है। जो देखकर यन सोचता है कि ये सबसे अच्छे से बात करती है सिवाय मेरे। जिसके बाद वो जांग से उसके काम के बारे में पूछने लगता है। तो जांग मन में कहती है कि ये थोड़ी मुझे सपोर्ट करेगा, ये तो चाहता ही नहीं कि मैं कोई काम करूं। जिसके बाद जैंग उसको बताती है थोड़ा बहुत कि उसने क्या सोचा है स्टोर के बारे में। तो वो उसको सपोर्ट करता है और कहता है मैं तुम्हें और बुक्स ला दूंगा, इस टॉपिक पर हेल्प होगी तुम्हारी। तो जंग हैरान होकर कहती है सच में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे स्टोर खोलने से। तो वो कहता है प्रॉब्लम क्यों होगी, जब मैं तुम्हें टाइम नहीं दे रहा तो घर में बोर होने की जगह तुम ये कर सकती हो। बल्कि मुझे खुशी है कि तुम अपने टाइम को यूटिलाइज कर रही हो। और उसका हाथ पकड़ लेता है। जंग सोचती है इसमें भी कोई चाल ही होगी और उसका हाथ दूर कर देती है, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जांग उसकी तरफ देखती है और चुप करके बैठ जाती है। जिसके बाद वो घर आकर जांग से कहता है कि तुम्हें कुछ चाय तो नहीं है। जांग कहती है नहीं, और मन में कहती है कि पहले तो कभी इसने ऐसे नहीं पूछा, ये जरूर इसलिए कर रहा है ताकि मैं डिवोर्स न लूं। जिसके बाद वो यान को कहती है, मुझे पता है तुम मेरी केयर इसलिए ही कर रहे हो ताकि मैं तुमसे कुछ कहने ही लगती है कि वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है अलग होने की बात मत करना। और कहता है मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा, बाय। और वहाँ से चला जाता है। जंग अपनी किताबें पढ़ने लगती है, तभी उसको मेड बुलाती है और कहती है आपकी कॉल आई है। तभी जंग जाती है तो वो टंग टंग की कॉल थी, जो उसको बताती है कि एक जगह ढूंढी है मैंने, वहाँ तुम्हें बहुत सारे कीमती एंटीक मिल जाएंगे। तो वो कहती है ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे, वैसे भी अगले 2 दिन में फ्री हूँ। और कॉल बंद करके फिर से किताब पढ़ने लग जाती है। अगले सीन में टंग टैंग उससे मिलने आती है और उसको कहती है कि तुम भूल मत जाना, तुमने मुझे वहां अपने साथ लेकर जाना है। जिसके बाद वो उसको फ्रोजन फ्रूट देती है और दोनों वो खाने लग जाती हैं। तभी वहां पर यान आ जाता है और टैंग टैंग वहां से चली जाती है। तो वो जंग को कहता है ये मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, और उसको स्वीट पोटैटो लाकर देता है। जंग मन में सोचती है कि ये कितना बदल गया है, पहले तो ये ऐसा कभी भी नहीं था। अब ये मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है और उससे लड़ने लग जाती है कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। जिसके बाद वो खुद वो फ्रूट खाकर उसको किस कर लेता है। तो जांग उसको पीछे कर देती है और अपने मुंह से धोक देती है और कहती है ये क्या बदतमीजी है,
वो कहता है ये स्वीट किस थी, और इससे पहले जब तुम मुझे किस करती थी तब तो कभी तुम्हें हाइजीन का ख्याल नहीं आया। तो फ्लैशबैक में हम उन दोनों को किस करते हुए देखते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट में वो कहती है हाँ लेकिन अब नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद वो उसको दोबारा किस करता है और कहता है ये तुम्हारे मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए थी। जिसके बाद अगले सीन में जंग एक डिवोर्स लॉयर के पास जाती है और उसको अपने डिवोर्स की सारी सिचुएशन किसी और पर रखकर बताती है। तो वो उसको समझाती है कि सोल्जर्स की वाइफ्स को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। जिसके बाद जांग टंगटांग के साथ उसी जगह पर जाती है जहां उन दोनों ने एंटीक्स देखने जाना था, और तभी उनको वहां जो मिल जाता है। इधर यान अपना काम छोड़कर जांग को पिक करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जो उसको अपनी शॉप पर आने के लिए इनवाइट करता है। तो टांग टांग जांग को कहती है प्लीज प्लीज चलते हैं ना। जिसके बाद वो लोग उसकी शॉप में जाते हैं जहां जांग को एक एंटीक पीस मिलता है और वो जो से 5 बक्स में वो खरीद लेती है। जिसके बाद वो उनको बाहर तक छोड़ने आता है। तो जांग उसको कहती है कि थैंक यू, आप कभी आएगा टाइम निकाल कर मेरे स्टोर पर। वो कहता है ठीक। और तभी जांग गिरने लगती है तो वो उसको पकड़ लेता है, और ये सब यन भी देख लेता है और भागकर जांग के पास आता है और जो को कहता है थैंक यू मेरी वाइफ को बचाने के लिए। जिसके बाद जो चला जाता है और वो जांग का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन जांग अपना हाथ छुड़वाकर चली जाती है। कार में बैठने के बाद यन जांग को कहता है कि मैंने एक फैसला किया है। अगर तुम सच में मुझसे डिवोर्स ही लेना चाहती हो तो हमें हमारे रिश्ते को 3 साल का समय देना चाहिए। इन 3 सालों में तुम अपने स्टोर पर ध्यान दो और मैं हमारे रिश्ते पर। और 3 साल बाद भी तुम्हें लगा कि हमें डिवोर्स लेना चाहिए तो हम ले लेंगे। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यान ने अपनी प्रमोशन को छोड़कर सिर्फ जांग के लिए छुट्टी ली थी ताकि वो जांग के साथ टाइम स्पेंड कर सके। जिसके बाद वो जांग को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां जांग बहुत खुश होती है, और तभी उनको वहां याओ याओ देख लेती है और जलकर राख हो जाती है। इधर यान जांग को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो बहुत सुंदर था, और वो उसको जांग के हाथ में पहनाता है। जांग कहती है मैं बाथरूम से आ रही हूँ। इधर वो बाथरूम जाती है तो याओ याओ बाथरूम में आ जाती है और फिर से वही बकवास करने लग जाती है, और जांग को कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यान का कोट पहनने की। जांग उसको एक थप्पड़ मारती है। तभी यान की आवाज़ आती है बाहर से, जांग तुम ठीक तो हो। तो याओ याओ नाटक करने लगती है, लेकिन जांग उससे ज़्यादा नाटक करती है कि हाँ वो मुझे देखता ही नहीं, और जांग को उठाकर बाहर ले जाता है। जिसके बाद बाहर आकर वो यन को कहती है नीचे उतारो, मुझे ज़्यादा फ्री मत हो, भूलो मत 3 साल बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा। तभी वो एक कपल को लड़ते हुए देखते हैं, और तभी जैंग उनके पास बुक्स देखती है और उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं। तो यन उसको वो बुक्स खरीद देता है जिससे उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में जंग एक एंटीक एग्जीबिशन में जाती है जहाँ पर याओ याओ भी होती है और उसको कहती है कि तुम फिर से आ गई यान के पैसे खर्च करने। तो जंग कहती है वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके पैसे खर्च करूँ या ना करूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो सबसे एक्सपेंसिव एंटीक पीस खरीद लेती है, और जब वो सब चेक होते हैं तो वो बहुत वर्ती होते हैं और जांग को उसके बदले अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। इधर जांग अपना स्टोर शुरू कर देती है। तभी कुछ गुंडे उसको तंग करने आते हैं और मारने लगते हैं। तभी वहाँ यान उसको बचा लेता है, लेकिन वो जांग से नाराज था कि उसने स्टोर की ओपनिंग के बारे में उसे नहीं बताया। जिसके बाद यान की मॉम भी उसको समझाती हैं और कहती हैं कि उसको स्टोर ओपन करने से पहले जांग को बताना तो चाहिए था कम से कम। जिसके बाद अगले सीन में जांग अपने दादाजी के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी दादाजी उसको कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि तुम्हारे दादाजी अमीर हैं। तो वो कहती है नहीं दादाजी, मुझे आपके पैसे नहीं सिर्फ प्यार ही चाहिए। तो वो मुस्कुराने लग जाते हैं। जिसके बाद वो दादाजी से कहती है कि मुझे अपने मम्मी पापा के घर जाना है। तो वो कहते हैं हाँ यन के साथ जाओ। तो वो कहती है वो बिजी है, मैं उसको तंग नहीं करना चाहती। तो दादाजी कहते हैं मैं कॉल करता हूँ। जांग सोचती है क्या वो अब भी मुझसे नाराज है, और तभी दादाजी उसको बताते हैं कि वो आ रहा है तुम्हें छोड़ने के लिए। जिसके बाद वो घर आकर जांग को नूडल्स बनाकर देता है और उसका बहुत ख्याल भी रखता है। जांग सोचती है कि ये कितने मज़े के नूडल्स बनाता है। इधर वो दोनों ट्रेन में बैठकर जांग के गांव के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में यान जांग का बहुत ख्याल रखता है। जिसके बाद वो अपने गांव जाते हैं जहां दादी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद यान उन लोगों की टूटी हुई छत को रिपेयर करता है, और ये देखकर तो सब बहुत खुश थे और जेंग से कहते हैं कि तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद जांग की फैमिली यान के साथ खाना खाती है और सब लोग उसकी प्लेट में ही खाना डाल रहे होते हैं, और जांग यन को देखने लग जाती है। तो यन जांग की प्लेट में खाना डालने लगता है और वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, तो वापस उसकी प्लेट में डालने लगती है, और ऐसे ही वो दोनों लड़ने बैठ जाते हैं। जो देखकर पूरी फैमिली हंसने लगती है और कहती है ये दोनों बहुत क्यूट कपल हैं।
जिसके बाद जांग अगले सीन में बाहर घूमने के लिए निकलती है। तभी उसको सर्दी लगने लगती है, तो यन उसको अपनी जैकेट पहनाकर हग कर लेता है और दोनों किस करते हैं। और जांग अपना मन भी बदल लेती है और सोचती है कि अब वो उसको एक और मौका देगी। जिसके बाद रात को वो अपनी शर्ट उतारता है तो जांग के सोए हुए इमोशंस उसको देखकर ही जाग जाते हैं और वो सोचती है कि अब ये मेरे पास आएगा, लेकिन वो तो लेट जाता है। जिसके बाद वो उदास हो जाती है और सुबह लगती है तो वो उसको अपने करीब करता है और किसिंग करने लगता है और इंटीमेट होने को कहता है। तो जैंग कहती है ये घर बहुत कमज़ोर है, सबको आवाज़ आएगी, सो जाओ चुपचाप। और वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जांग के दादाजी उसको कहते हैं कि तुम रात भर सोई नहीं, आवाज़ें आ रही थीं। तो जांग हंसने लग जाती है। जिसके बाद अगले सीन में एक अमीर आदमी जांग की शॉप खरीदने आता है, तो जांग खुश हो जाती है। तभी जांग जो से पूछती है और अगली बार उस आदमी को अपनी शॉप बेचने से मना कर देती है। जिसके बाद वो जांग को मारने के लिए आते हैं, तभी वहाँ यन आ जाता है और उसको बचा लेता है, लेकिन खुद जख्मी हो जाता है। जिसके बाद जांग उसको अस्पताल लेकर जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। जिसके बाद वहाँ अस्पताल में ही यान को मारने एक आदमी आता है और उसकी कमर पर चाकू से वार करता है और ये देखकर जांग बहुत रोती है। जिसके बाद उसको पुलिस आकर पकड़ लेती है और यान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और उसकी सफल सर्जरी हो जाती है और वो ठीक हो जाता है। जिसके बाद जांग को पता चलता है कि वो अस्पताल अपने चेकअप के लिए गया है, तो उसको याद आता है कि ये वही दिन था जब उसने आकर जांग को बताया था कि वो बाप नहीं बन सकता। जिसके बाद उनकी ज़िंदगी खराब हो गई थी बिल्कुल। तो वो मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर उसके पीछे जाती है और डिवोर्स का सोच लेती है। तभी वो डॉक्टर और यान की बातें सुनती है और उसको पता चलता है कि कमी यान में नहीं जांग में थी। लेकिन जांग का दिल ना टूट जाए इसलिए उसने जांग से झूठ बोला और ये सोचकर जांग रोने लग जाती है। तभी यन बाहर आता है तो वो उसको सॉरी बोलती है क्योंकि उसको पछतावा हो रहा था कि उसने पास्ट में जैसा बिहेव किया था यन के साथ, जबकि यन तो उससे सच्चा प्यार करता था। और दोनों किस करते हैं और यही हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।